जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी यार। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है फ्रेज रिप्लेसमेंट डे 6 से। और टारगेट किया है हमने एसबीआई क्लर्क प्री 2021। वैसे इन क्वेश्चंस का जो लेवल है ये मेंस लेवल का है। प्री ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएगा। कहने को एसबीआई क्लर्क प्री है लेकिन एक्चुअल में इसका लेवल आपके एसबीआई पीओ मेंस तक के लेवल को ये कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस आपके। और ये जो क्लास होती है हमारी डेली होती है 4:45 4:45 बजे ये क्लास होती है हमारी। और साथ ही साथ अगर ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है दिल से कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इनको शेयर कीजिएगा ताकि ये चीजें अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन स्टार्ट करते। इससे पहले भी हमारे डेली बेसिस पे क्वेश्चन हो रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे उनको कॉपी में आप लोग आपकी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करा करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम के अंदर एक चीज हैबिट के अंदर बनानी है अपनों को कि डायरेक्शन जो होती है वो बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़े कि डायरेक्शन क्या कहना चाहती है, क्योंकि बहुत से बार क्वेश्चन में ट्विस्ट छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारे को कहती है इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो वन और टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर गिवन इन बोल्ड। ठीक है भाई, नीचे आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में से सेंटेंस का या तो कोई एक पार्ट या दो पार्ट क्या है बोल्ड दिए हुए हैं। ठीक है, विच इज देन फॉलोड बाय फोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। जो ये है नीचे चार अल्टरनेटिव्स जो है इनको फॉलो करते हैं एक तरह से, और वो अल्टरनेटिव इनके लिए पॉसिबल भी हो सकते हैं रिप्लेसमेंट के सेंस में। यू हैव टू चूज द ऑप्शन विच फिट्स इन द सेंटेंस मेकिंग इट ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। आपको इन नीचे चार ऑप्शंस के अंदर से कोई एक ऑप्शन चूज करना है उस सेंटेंस के पार्ट का जो बोल्ड पार्ट है उसको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट बनाने के लिए। इफ ऑल दी फॉर अल्टरनेटिव्स आर इनकरेक्ट, अगर चारों ही अल्टरनेटिव आपके इनकरेक्ट है, देन चूज ऑप्शन ई एज योर करेक्ट चॉइस। देन यू हैव टू चूज ऑप्शन ई एज योर करेक्ट चॉइस, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इज हियर। ओके, तो देखिएगा ये सबसे पहली चीज ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं, इनका डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ डेली। और ये जो पीडीएफ है ये आपको एक दिन पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे आज जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको कल मिल चुकी थी। और करना होता है उसके बाद आंसर्स के अंदर आपको चेक करना है यहाँ पर कि कितने सही हुए कितने आपके गलत हुए, और कमेंट के अंदर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी डालकर जाया करें कि सर हमारा ये स्कोर हुआ। ठीक है, तो देखो ये कहता है सत्याग्रह इज गांधी इज ग्रेटनेस इन गिफ्टिंग मैनकाइंड। एटमोलॉजी द टर्म मीन्स पैशन फॉर और फर्मनेस इन ट्रूथ। सत्य इन संस्कृत मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह दैट डिफाइन पैशन एंड फर्मनेस। अब अगर गाइज मैं यहां पर बात करूं तो ये कहना ये चाहता है कि गांधी जी का जो एक तरह से जो सत्याग्रह जो है, क्लियर, वो गांधी जी का एक तरह से बहुत बड़ा जो है या बहुत ही अच्छा मैनकाइंड यानी मानव जाति को एक गिफ्ट दिया हुआ है। एटेमोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली मतलब होता है, एटेमोलॉजी होता है आपके ऑरिजिन ऑफ वर्ड, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान इसको कहा जाता है, जिससे हम पता लगा सके कि ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। उसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं, एटेमोलॉजी कहते हैं। द टर्म मीन्स, इस सत्याग्रह जो टर्म है इसका मतलब ये है पैशन फॉर और फर्मनेस इन ट्रूथ, मतलब सच्चाई के अंदर जुनून होना किसी चीज में, और साथ ही साथ फर्मनेस मतलब एक तरह से संगठित होना या मजबूती होने को बोला जाता है। जबकि ये कह रहा है सत्य इन संस्कृत, और संस्कृत में जो सत्य वर्ड है इसका मतलब है ट्रुथ, सच्चाई। और आग्रह जो वर्ड है ये डिफाइन करता है किस चीज को, पैशन और फर्मनेस को। भाई यहां पता लगता है कि आग्रह जो है ये अपने आप में कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर। तो इसका मतलब यहां वर्ब जो है वो भी कैसी आएगी आपके सॉरी तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा ध्यान रखो इंग्लिश में आपको तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु इज दैट, और हु इज दैट के बाद जो भी वर्ब आती है वो अपने जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर इनसे जस्ट पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, जस्ट पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल। तो दैट से पहले नाउन आ रहा है आग्रह जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी। और सिंगुलर वर्ब का पता लगता है कि हम उसमें एस या ई एस लगा दें, जबकि डिफाइन के अंदर एस या ई एस नहीं है।
तो ये हमारा रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हाईलाइटेड पार्ट डिफाइन से, ना कि दैट से, तो दैट के जस्ट बाद वापस से विच नहीं आ सकता, तो इसको हम हटा देंगे। रिजेंबल अगर मैं बात करूं तो ये भी प्लूरल वर्ब है, ये भी हट जाएगा। और डिनोटिंग अगर मैं बात करूं तो भैया डिनोटिंग जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या हो रहा है, आपके हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब या तो इज आनी चाहिए थी, या एम आनी चाहिए थी, या आर आनी चाहिए थी, डायरेक्टली डिनोटिंग आएगा नहीं तो ये भी हट जाता है। और ये कहता है डिनोट्स पैशन और फर्मनेस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज डिनोट्स जो है सेम चीज को डिफाइन करता है। डिफाइन करना मतलब ये है किसी भी चीज के बारे में बताना, उस चीज के बारे में शो करने को क्या बोला जाता है, डिनोट बोला जाता है। और सिंगुलर वर्ब होने के कारण यहाँ डिनोट्स लग रहा है, और साथ ही साथ पैशन और फर्मनेस, तो यहाँ पर एंड का यूज नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव वे के अंदर आपके यूज लिए जा रहे हैं, तो एक ही बात हो रही है। पैशन और फर्मनेस सेम चीज है, पहले से डिफाइन किया है, तो ये गाइज आपके डी सी ऑप्शन क्या होता है, आपके राइट होता है। साथ ही साथ यहां भी ये चेंज होगा क्योंकि ऑप्शन वहां से हमने निकाला है, तो ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, किसी भी चीज के लिए जो गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट फॉर नहीं होता है, गिफ्ट टू होता है हमेशा। क्या होता है, गिफ्ट टू। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, सी। समझ आया हो तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट में आप अपना डाउट लिख सकते हो। और दूसरी चीज ध्यान रखना है, जो चीजें आप लोगों को समझाई जा रही है इनको बहुत अच्छे से समझना, ये कहना क्या चाहता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द AIP मॉड्यूल। देखिए AIP के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये होता है एक आपके एक ऐसा मॉड्यूल होता है ये, ठीक है, जो पनडुब्बी जो होती है ना आपके, ठीक है, उनको पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहने की ये क्या देता है गाइज, आपके परमिशन देता है, या ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो पानी के अंदर ज्यादा रह सके, जिसको हम कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम जिसको कहा जाता है। इज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्कॉर्पियन कॉन्ट्रैक्ट, ये ओरिजिनल स्कॉर्पियन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका पार्ट नहीं है, बट द नेवी हैज बीन कीन ऑन हैविंग देम फिटेड ऑन द लास्ट टू ऑफ द 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। लेकिन नेवी जो है, अब यहां से एक चीज उठाना गए, ठीक है, अच्छे खासे तरीके से, लेकिन नेवी के द्वारा नेवी जो है उनको क्या करिए, एक तरह से कीन ऑन हैविंग देम फिटेड ऑन द लास्ट टू ऑफ द 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। अरे ये बात समझ में, मतलब 6 जो स्कॉर्पियन सबमरीन से उनमें से लास्ट 2 पर फिट करने के लिए नेवी क्या है, बहुत ज्यादा कीन है। कीन का मतलब होता है एक्साइटेड होना, उत्सुक होने को आपके बोला जाता है। तो इससे पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है हाईलाइटेड, ये किस में निकल कर आता है गाइज, आपके पैसिव में निकल कर आता है। किस में निकल कर आता है, पैसिव। और जब पैसिव में निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लगेगी तो यहाँ पर नेवी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में है जब अपनी जगह राइट है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कीन आ रही है आपके, तो यहाँ पर ऑन इसके साथ लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पता लगता है पैसिव में मामला अपनी जगह सही होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अगर इस चीज को देखता हूं तो ये कह रहा है इज कीन टू हैव, तो कीन ऑन हैविंग होता है, और टू हैव डायरेक्टली लग सकता है आपके। अगर मैं डायरेक्टली कीनिंग कहता हूं तो ये अपनी जगह पोजीशन रॉन्ग बनाता है। अगर मैं हैव बीन लगाता हूं तो नेवी सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो हैव बीन यहां पर लगेगा नहीं। अगर मैं ऐसी कंडीशन में इज कीनिंग कहता हूं तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके आ नहीं रही, तो ये क्या हो जाता है गाइज, आपके रॉन्ग। तो आपके सामने एक ऑप्शन बचता है ए और एक बचता है ई, कंप्लीट। फिर हम जब इसको आगे देखते हैं तो हैविंग देम फिटेड, तो हैविंग के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब कभी भी हैविंग आता है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की ईडी ईएन और एंटी फॉर्म जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज ली जाती है। तो हैविंग के बाद फिटेड यहां अपनी जगह राइट पोजीशन है, लेकिन यहां हैव के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, मतलब सेंस ये सेम बना रहे दोनों। लेकिन फिर आगे देखेंगे इस पोजीशन में तो राइट मान लेते चलो, ऑन द लास्ट टू ऑफ द 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय मैजगॉन डॉक्स लिमिटेड MDL इन मुंबई, क्लियर, जो कि मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में गाइस जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे को पता लगता है कि एक तो मैं कहूं टू मैन्युफैक्चर्ड,
तो ऐसी कंडीशन में टू के बाद आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। दिया हुआ है मैन्युफैक्चर्ड, तो ये अपनी जगह गलत हो जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन चाहे राइट हो जाए लेकिन सेकंड रॉन्ग हो रही है, इस कारण से यहां पर ये सेंटेंस में ए ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ, तो आपके राइट क्या होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आपके राइट होगा। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, कोई भी डाउट हो छोटा सा तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, अच्छे से देखिएगा। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिन्यूड फोकस, भाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिन्यूड फोकस है ऑन हार्ड अप्रोचेज टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है, किस चीज के लिए, टेररिज्म को वो क्या करे, काउंटर करे। तो ऐसी कंडीशन में प्रोग्रेसिव फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म। अब प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर जब हम यहां पर देखेंगे तो ये प्रोग्रेसिव मामला नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म है। तो इससे पता लगेगा कि इसके अंदर आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। तो आईएनजी की अगर मैं बात करूं तो एक तो काउंटरिंग आ रहा है और एक काउंटरिंग यहां पर आ रहा है, तो काउंटर फॉर्म वाले ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये भी यहां पर क्या होता है गाइज, आपके रॉन्ग होता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब आपके पास बच रहे हैं दो, एक तो बच रहा है ए और एक बच रहा है आपके पास डी। फिर आगे देखते हैं, कुड प्रोवाइड दीज एलाइट्स, जो कि इन एलाइट्स को ये चीज प्रोवाइड करवा सके विद मोर एक्सक्यूजेज इन कंटिन्यूएशन ऑफ लिविंग इन देयर मेंटल कंफर्ट जोन। आ रही है बात समझ, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में जब यहां पर आपके अगर प्रोग्रेसिव सेंस के अंदर यूज लिया जा रहा है, तो उसी से कंपैरिजन करते हुए तो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सक्यूजेज जो है किस चीज के अंदर, कंटिन्यूएशन के अंदर ये बात यहां पर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जब यहां पर देखेंगे गाइज, तो ये एक तो कहता है मोर एक्सक्यूजेज टू कंटिन्यू लिविंग और एक कहता है मोर एक्सक्यूजेज कंटिन्यूइंग टू लिविंग, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको देखोगे गाइज यहां पर, तो टू लिव फॉर्म के लिए नहीं आ रहा है, कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है। तो कंटिन्यू करने के लिए फॉर्म में आपको टू पहले लगाना पड़ेगा, और जब टू पहले लगेगा तो राइट होगा आपके टू कंटिन्यू लिविंग इन देयर मेंटल कंफर्ट्स जोन। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। ये प्रोग्रेशन के से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे को कहता है, इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। भाई अगर मैं बात करूं तो सरकार की जो एक तरह से पार्लियामेंट्री संसदीय जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहां पर, इंडिया के अंदर। तो इंडिया एक प्लेस है, इससे पहले इन आ रहा है, अपनी जगह राइट है, ठीक है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, भाई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से, रेस्ट विद द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अब जब मुझे यहां पर एक चीज बताओ कि इस सेंटेंस के अंदर यहां पर ये कह रहा है कि इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इलेक्टिंग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जो इलेक्ट हो चुके होते हैं। तो इससे पता लगता है कि इसकी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी, और जब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी तो यहां आईएनजी का यूज होगा नहीं। तो पास्ट पार्टिसिपल में एक तो आएगा इलेक्टेड आएगा, यहां भी इलेक्टेड है, यहां भी इलेक्टेड है और यहां भी इलेक्टेड है। मतलब यहां से ये पता लगा, ये रॉन्ग हुआ, तो हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड यहां से हट चुका है गाइस, ठीक है। फिर हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं भारत की तो बात हो रही है ना, तो लाइक इंडिया लगेगा नहीं, ऑफ इंडिया आपके यूज होगा नहीं, तो ये दो क्या हो जाते हैं गाइज, आपके हट जाते हैं। फिर एक इन इंडिया यहां पर है और एक है एज इन इंडिया। अब मैं अगर गाइज यहां बात करूं आपसे, तो एक तो होता है आपके, सॉरी, रेस्ट विद, और एक है फ्रेजल वर्ब यहां पर रेस्ट इन। क्योंकि यहां अगर मैं बात करूं तो रेस्ट विद भी और रेस्ट इन भी है। अब रेस्ट विद और रेस्ट इन में क्या डिफरेंस होता है, तो अच्छे खासे तरीके से समझिएगा कि रेस्ट विद अगर कभी भी आएगा तो ये किसके साथ आता है, समबड़ी के साथ। किसके साथ आता है, समबड़ी के साथ। और जब समबड़ी के साथ अगर रेस्ट विद का यूज आपके कभी भी किया जाएगा, तो इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होने के तौर पर। किसके तौर पर, रेस्पॉन्सिबल होना, या कोई चीज आपके पजेशन के अंदर अगर होती है, अधिकार क्षेत्र के अंदर अगर होती है, या किसी चीज के लिए अगर आप जिम्मेदार होते हो, या कोई चीज अगर आपके हाथ में होती है, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, रेस्ट विद। रेस्ट इन होता है आपके ओनली रेस्ट के सेंस में, मतलब आराम के सेंस में किसका यूज किया जाता है, आपके रेस्ट का यूज किया जाता है।
तो जब मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ बन रही है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आ रहा है सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। सिंगुलर फॉर्म यहाँ है नहीं, जो कि रेस्ट एंड रोंग होता है, और रेस्टिंग यहाँ पर जो है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहाँ कंडीशन जो है स्टडी वर्ब के तौर पर यूज लिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा गाइज, आपके रेस्ट होगा, ना कि इज रेस्टिंग होगा, और यहाँ हो जाता है आपके एज इन इंडिया। अब एज इन इंडिया के तौर पर होगा तो ये कहता है यहाँ पर इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एज इन इंडिया, मतलब भारत की तरह अगर संसदीय लोकतांत्रिक जो तंत्र या जो सिस्टम है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, उसमें जो प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो लोगों के द्वारा चुने हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं की सारा होती है, मतलब वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और वो उस चीज के लिए क्या होते हैं, आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रेस्ट विद आप लिख लीजिएगा, ये इसका यूज हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, आपके समबड़ी के लिए यूज किया जाता है। और रेस्ट इन का आप एक वैसे भी जानते होंगे, रेस्ट इन पीस कहते हैं, जब कोई मर जाता है, ठीक है, आत्मा को शांति मिले, उसके लिए यूज लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया तो डन कीजिए, सॉरी 4, तो डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंगुलर नाउन हुआ, तो वर्ब कैसी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, आपके हाईलाइटेड पार्ट सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो जहां पर आपके प्लूरल आ जाए उसको देख लो, तो हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हेड सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, मतलब सब सिंगुलर है। फिर आगे देखते हैं एन अर्ली इनिशिएटिव बाय चाइना, भाई संघाई और कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये चाइना के द्वारा एक शुरुआती एक कदम उठाया गया है टू नीट टुगेदर इंपोर्टेंट रीजनल कंट्रीज इन एशिया। ठीक है, नीट मतलब होता है गाइस जोड़ना, KNIT, इसका मतलब होता है जोड़ना, वेविंग के तौर पर भी यूज लिया जाता है, बुनना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो उसके लिए ये यूज लिया जाता है। टुगेदर इंपोर्टेंट रीजनल कंट्रीज इन एशिया इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैड सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ओवरटोन्स। ठीक है, सिक्योरिटी ओवरटोन्स, जो ओवरटोन्स होता है आपके, इसका मतलब होता है हिंदी में मकसद। क्या होता है, मकसद, मतलब किस मकसद से या किस पर्पज से, इसको हम पर्पज भी कह सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर, सिक्योरिटी पर्पज से उस चीज को सिग्निफिकेंट किया गया है। कंप्लीट। जब मैं गाइज यहाँ बात करूं अगर आपसे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ देखेंगे, अच्छे से समझना, ये कह रहा है चाइना के द्वारा एक अर्ली इनिशिएटिव था ये, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट फॉर्म के अंदर यूज नहीं लिया जाएगा, तो ये हट जाता है, ये भी आपके हट गया प्रेजेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग। क्लियर है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कह रहा है हैड बीन एन अर्ली इनिशिएटिव बाय चाइना, तो यहाँ पर गाइज हैड बीन का यूज तब करते जब वर्ब आती, यहाँ पर तो डायरेक्टली आपके क्या आ रहा है, एक तरह से नाउन आ रहा है, तो हेड के साथ बीन का यूज आपके होगा नहीं। ठीक है, और मैं कहता हूं वॉज एन अर्ली इनिशिएटिव फॉर चाइना, तो ये चाइना के लिए थोड़े ना इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, चाइना के द्वारा। तो ऐसी फॉर्म में बाई लगाना पड़ेगा, तो फोर यहाँ पर क्या हो जाता है आपके रॉन्ग, तो ये सारे ही गलत हुए, तो गाइज आपके राइट क्या होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। दूसरा ये कह रहा है दैट हैड सिग्निफिकेंट, जो कि सिग्निफिकेंट किया गया था, आ रही है बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा गाइज, आपके विद सिग्निफिकेंट है, सिग्निफाइंग हो गया। अगर मैं डायरेक्टली कहता हूं, पूरा ही हटा देता हूं दैट से लेकर, तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़े ना होगा एशियन एन ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफाइंग सिक्योरिटी ओवरटोन्स, जो कि सुरक्षा के मुद्दों का, सुरक्षा के मकसद को ध्यान में रखते हुए उस चीज को बताया गया, तो इसलिए आपका आंसर क्या होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अनलेस आई गेट सम ब्रेक आई शुड नॉट बी एबल टू डू एनी मोर वर्क। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाए, कंडीशनल वर्ड कोई भी हो सकता है, सिंगल कंजंक्शन, एज हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से एज सून एज हो सकता है। अगर कंडीशनल वर्ड के साथ वाला आपके प्रेजेंट के इनडेफिनेट में होता है, तो अनादर जो भी होगा सेंटेंस वो किस में जाता है गाइज, आपके फ्यूचर के इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट में जब जाएगा तो ऐसी कंडीशन में विल और सेल दोनों के साथ आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब जब मैं यहां देखता हूं तो ना विल लग रहा है ना सेल, तो ये हट जाता है और नो करेक्शन रिक्वायर्ड हट चुका है। अब जिसमें विल सेल नहीं है उन्हें हटा दो, तो ये भी हट गया और ये भी आपके एलिमिनेट हो गया।
अब आपके पास बचा सेल नॉट बी एबल, सेल नॉट बी अनेबल। जब ऐसी कंडीशन में अगर मैं देखूंगा तो जब नॉट ऑलरेडी आ रहा है तो वापस से नेगेटिव फॉर्म अनेबल आएगी नहीं, तो राइट क्या होगा गाइज आपके सेल नॉट बी एबल। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और वैसे आपको हकीकत बताऊं तो पिछले 2-3 सालों में फ्रेज रिप्लेसमेंट के जितने भी एसबीआई क्लर्क प्री में आए ना, लेवल ये आया है। लेकिन इस लेवल से आपको लगभग 50 गुना खतरनाक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि किसी भी तरह से इस बार अगर मान लो बढ़ा देते कंपटीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुनने में आ रहा है वैकेंसी के 5000 और फॉर्म भर चुके लाखों के अंदर, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग पेपर हार्ड कर दे तो आप उस पेपर को भी कवर कर सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है some people have a habit of wearing their heart on their sleeves। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को क्या होता है, हैबिट होती है किस चीज की, wearing their heart on their sleeves। अब ये गाइस आपके क्या है, एक आइडियम है। क्या है एक ये आइडियम। अब ये आइडियम एक ऐसी फॉर्म में आ जाता है कि अगर आपको लर्न है तो ही आप इसका आंसर बता सकते हो, अगर आपको ये लर्न नहीं है तो इसका आंसर आप बता नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आपके आइडियम होता है जो जिस सेम होता है आपके वियरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, लेकिन यहाँ पर पीपल की बात हो रही है तो योर की जगह देयर लग गया, मतलब ये अपनी फॉर्म में सही है। तो यही सेम आइडियम होता है, इसलिए आपके आंसर क्या होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मीन होता है कि कोई भी आपकी ऐसी फीलिंग्स हो या ऐसे इमोशंस हो जिसको छुपा के रखना चाहिए लेकिन फिर भी आप उसको शो ऑफ कर देते हो, एक्सपोज कर देते हो, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज आपके वियरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स बोला जाता है। ठीक है, ओपनली शो योर फीलिंग्स और इमोशंस दैट कीप्ट ऑन हिडिंग, जिसको हिडिंग रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर आप इमोशंस और फीलिंग्स को उजागर करते हो तो उसे बोला जाता है। तो हार्ट और स्लीव्स के साथ अगर कभी बियरिंग देख लो तो वैसे गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ हार्ट कह देता हूँ तो गलत हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ वियरिंग देयर हार्ट ऑन स्लीव्स तो ये आपके क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देयर स्लीव्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ बियरिंग और हार्ट स्लीव्स कंडीशन अगर देखते हो तो ये भी क्या होता है आपके रॉन्ग। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस चीज को छुपा के रखनी चाहिए उस चीज को उजागर करते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी तरह का इमोशन हो, कोई भी फीलिंग हो, तो उनको उजागर करने को क्या बोला जाता है आपके वियरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर समझ आ गया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है योर प्ले दैट यू आर थ्रू इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कोई आपके प्ले जो होती है इसको बोला जाता है याचिका। क्या कहते हैं इसको, याचिका। ठीक है, अब इसमें एरर पार्ट देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। गाइज अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इग्नोरेंट जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक एडजेक्टिव होता है, जबकि इग्नोरेंस जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक नाउन होता है। और जब किसी एडजेक्टिव की कोई क्वालिटी बताता है तो ऐसा वर्ड क्या होता है आपके, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब जो होता है उसके एंड में क्या लगता है आपके, एलवाई लगता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर वर्ड जो है एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म में नहीं दिया तो ये रॉन्ग होता है, ये भी आपके नो करेक्शन रिक्वायर्ड हट गया। फिर मैं बात करूं तो जिसमें एलवाई नहीं है आप उसको भी हटा दीजिए, तो यहां पर एडवर्ब डिफाइन नहीं कर रहा, हट गया। इग्नोरेंस नाउन है, नाउन से जस्ट पहले कभी भी आपके एडवर्ब नहीं लगता, क्योंकि फॉर्म बनती है हमेशा, तो सीक्वेंस होता है एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव से पहले आएगा, और एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, जो कि ये कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेज नाउन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन से जस्ट पहले एडवर्ब है तो ये भी हट गया। फिर ये कहता है आपको हैड थ्रोफली इग्नोरेंट और हैड थ्रोफली इग्नोरेंट। ठीक है, तो वर वाली फॉर्म के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक सिचुएशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब सिचुएशन को शो करेगा तो परेशान की बात है नहीं, तो ये हट जाएगा। तो आंसर क्या होगा गाइस आपके, डी होगा। आंसर क्या होगा आपके, डी होगा। अरे ये बात समझ में, ठीक है। ये कहता है कि आपकी जो एक दलील है, आपकी एक जो याचिका है, यू यू आर थ्रोफली इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, आप परिणामों से पूरी तरह से क्या थे, इग्नोरेंट थे। ठीक है, इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं थी, और ये चीज क्या नहीं की जाती, स्वीकार नहीं की जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई हैड मेट हिम आफ्टर द पार्टी वेयर ही हैड बीन गिवन एन इंस्पायरिंग स्पीच। मतलब मैं उससे वहां मिला उस पार्टी के बाद जहां पर उसने क्या दिया था, बहुत ही शानदार स्पीच दिया था, एक मोटिवेशनल स्पीच दिया था।
तो गाइड उसने स्पीच दिया था, ठीक है। तो काम जब वो खुद कर रहा है तो काम तो एक्टिव हुआ ना, पैसिव की फॉर्म की जरूरत है ही नहीं। और जब पैसिव फॉर्म नहीं है तो हेड के बाद बीन लगेगा ही नहीं आपके, डायरेक्ट हेड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये रॉन्ग होता है, तो इसे भी हटा दो। फिर मैं कहता हूं एक है वेयर ही हैड, एक कहता है वेयर ही वुड हैव, एक कहता है इन विच ही वॉज गिवन, तो यहाँ भी पैसिव फॉर्म में ये हट जाएगा। और एक कहता है वेयर ही हैड। अब जहां पर पार्टी की बात हो रही है तो ये तो टाइम में नहीं है, ठीक है। तो टाइम होता तो वेल लगाते, जबकि ये प्लेस है और प्लेस वाली कंडीशन में आपके क्या लगेगा, वेहर। तो राइट आपके ये होता है और बाकी सारे रॉन्ग हो जाते हैं, तो आंसर होगा वेहर ही है। और एक कहता है वेहर ही वुड हैव गिवन। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज यहाँ पर आपने एक चीज सुनी होगी कि जब कभी भी आपको एक सेंटेंस में हेड दिखता है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव आ सकता है, कुड हैव आ सकता है, शुड हैव आ सकता है। इसका यूज किया जाता है पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन ऐसी कंडीशन में कंडीशनल वर्ड लगाना पड़ता है। जैसे एक होता है इमेजिनेशन होती है, ऐसी इमेजिनेशन जो पूरी हो सकती थी। जैसे मैं कहता हूँ इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद कर देता। तो ऐसी कंडीशन में ना तो कंडीशनल वर्ड आ रहा है तो हम वुड हैव लगाएंगे, और अगर कंडीशनल वर्ड नहीं आता तो फिर इन्वर्जन में होना चाहिए। और इन्वर्जन जब होता तो ये इस तरह से होता हेड आई, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। तो इस कारण से आपके वुड है वो भी यहाँ यूज नहीं होगा। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। ये कह रहा है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस वी एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स हैव। भाई अगर हम देखें किसके कारण, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरक्की के कारण अगर हम देखें तो वी एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स। जितना हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से रहे हम उम्मीद करते हैं कि हम उससे अच्छे तरीके से रहे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइस हैव पोजीशन की बात करता है, जबकि यहाँ एक्शन की बात होगी। और जब एक्शन की बात होगी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं, वी एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स डिड, जैसा हमारे पेरेंट्स रहा करते थे हम उससे ज्यादा अच्छा रहने की क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो हैव फॉर्म आपके हट जाएगी। और बाकी के अंदर आप देख लीजिए सेंस किसी में नहीं बन रहा आपके। वी एक्सपेक्टेड टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की फॉर्म भी तो दिखानी पड़ेगी, तो डिड लगेगा। वी एक्सपेक्ट टू लिव एज गुड एज आर पेरेंट्स लिव, ठीक है। तो जितना अच्छा हमारे पेरेंट्स रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, कंपैरिजन हो नहीं रहा, तो ये फॉर्म आपके रॉन्ग हो जाती है। और वो कहते हैं शुड एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आर पेरेंट। पेरेंट क्या, पेरेंट रहते थे ना, तो ये वही बात हो गई जब प्रोनाउन के अंदर होता है ही डिड नॉट गिव इट, तो उस फॉर्म को दिखाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। तो ये गाइज हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं। और आज की जो पीडीएफ है वो अभी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, और आपको लगता है कि यार बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन पे आप लोग इनको शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लग रहा हो बिल्कुल तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट्स में अपनी भड़ास लगाई निकाल दीजिएगा और शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।